नमस्कार दोस्तों, जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नागेंद्र है। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। फिलहाल मैं 2-3 दिन के लिए छुट्टी पे गया था। आज जो है छुट्टी अब ख़त्म हो गई है, तो आज से जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना सीरीज। जो पिछला हमने रीजनिंग का सेट कराया था उसमें क्या है कि एक थोड़ा सा गलती हो गया था कि पूछा था हाउ मेनी मेन ग्रेजुएट्स आर नॉट टीचर। तो 5 तो ये है, ये 12 भी है। 12 पे हमने ध्यान नहीं दिया था, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और ये हो जाएगा 17, यानी 17 इसका बिल्कुल आंसर सही है। कई बच्चों ने इसमें कमेंट भी किया था, इसका आंसर 17 है, सही है। आज जो हम नया सेट जो है मैथ का लेके आए हैं, सेट नंबर 4, ठीक है, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है लाभ हानि का सवाल है। एक उत्पादक अपने उत्पादों को एक थोक व्यापारी बेचने 10% का लाभ अर्जित करता है। थोक व्यापारी कह रहा है कि 15%। तो आप क्या देखिए कि एक इनमें जो है एक रिलेशन आप बना लीजिए। कह रहा है कि एक कोई प्रोड्यूसर है, वो अपने होलसेलर को 10% का लाभ। तो आप प्रोड्यूसर का ऐसे लिख लीजिए, इनका रेशियो क्या होगा, ठीक है, होलसेलर का 10% का लाभ है, यानी कि 10 रुपये की चीज़ वो कितने में बेच रहा है, 11 रुपये में होलसेलर को। ठीक, अब क्या कह रहा है कि थोक व्यापारी यानी होलसेलर क्या कह रहा है, खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर को क्या है 15% के लाभ। यानी ये होलसेलर और रिटेलर के बीच में क्या रेशियो हो जाएगा आपका 15%। आप जैसे देखिए परसेंट को कैसे इसको चेंज करना है, ठीक है। 15% का मतलब 15/100 हो जाएगा। अब इसको आप काट लीजिए, 5 दिया 15, 20, यानी जो नीचे वैल्यू आती है वो कॉस्ट प्राइस होती है। ऊपर जो होगी, अगर लाभ है तो लाभ रहेगा, हानि है तो हानि। और अगर नीचे 20 रुपये की चीज़ है सीपी में, यानी कॉस्ट प्राइस है, 3 रुपये का लाभ है, तो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 23 रुपये, यानी 20 रुपये की चीज़ वो 23 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। आप इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए होलसेलर है, यहाँ पे 11 रुपये में चीज़ इसकी वैल्यू है, अगले वाले में इसके लिए 20 वैल्यू हो गई। तो इसी को आपको बैलेंस करना है, ठीक है, क्योंकि जो प्राइस इसके लिए होलसेलर के लिए रहेगा वो कास्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा। जो यहाँ पे इसकी 20 रुपये कास्ट प्राइस है, लेकिन ये प्रोड्यूसर जो बेचा है इसके लिए जो है उसके लिए सेलिंग प्राइस है, जो होलसेलर के लिए जो है कास्ट प्राइस का काम करेगा, ठीक है। तो आप इसको जो है बराबर कर लीजिए, 20 हो जाएगा। इसमें आप 20 का गुना कर लीजिए, इधर भी 20 का गुना कर लीजिए, और नीचे 11 का गुना कर लीजिए, तो इधर भी 11 का गुना हो जाएगा। तो आप देखिए इस वाले वैल्यू को आप सिंपल इस वाले रेशियो को ऊपर लिख लीजिए, ये हो जाएगा 23 गुना 11, ठीक, ये चीज़ बैलेंस हो गई। अब क्या कर रहा है, खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक को बेचकर 25%, यानी रिटेलर क्या कर रहा है, कस्टमर को 25% लाभ पे बेच रहा है। यानी 25% का मतलब 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेचा होगा, तभी 1 रुपये का लाभ हुआ होगा, ठीक है। तो आप जो है रिटेलर और कस्टमर के बीच क्या रेशियो बना देंगे, यहाँ पे कस्टमर कर लीजिए, ठीक है। इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ फिर से। यहाँ पे हो गया प्रोड्यूसर, यहाँ पे हो गया होलसेलर, यहाँ पे हो गया रिटेलर, यहाँ पे हो गया कस्टमर। प्रोड्यूसर है तो उसने बेचा कोई 10 रुपये की चीज़ 11 रुपये में, और ये बेचा है 20 रुपये की चीज़ 23 रुपये में। रिटेलर क्या कर रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है, यानी 4 रुपये की चीज़ 5 में बेच रहा है। अब देखिए यहाँ पे 23 गुना 11 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको भी आप बैलेंस कर लीजिए। ऊपर आप क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई, नीचे क्या करेंगे 23 गुना 11 का मल्टीप्लाई, इधर भी 23 गुना 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, पूरा 23 गुना 11 गुणा 5, 23 गुना 11 गुणे 5, और इधर 4 का है तो इधर भी 4 का हो जाएगा, इधर भी 4 का हो जाएगा। बस आपको रेशियो पता हो गया, बस इसकी वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि ये ग्राहक जो है कितना पेमेंट कर रहा है, 12,650 रुपया। ठीक,
बस आप काट लीजिए, 11 से पहले काट लीजिए, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 5 55 और 23 5 115 होता है, तो ये 10 गुना पे बैठेगा। बस आपको पूछ रहा है क्या, एक वस्तु उत्पादक की वास्तविक यानी प्रोड्यूसर वाली चीज़ पूछ रहा है, इसको भी 10 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 4 दूना 8 यानी 8,000 रुपये हो जाएगा। तो पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। एक जो मेथड हम जो है इसको डायरेक्ट लगाने का बता रहे हैं, उसको आप जो है अप्लाई करिए और डायरेक्ट जो है आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए कह रहा है कि थोक व्यापारी क्या कर रहा है, 10% का लाभ अर्जित किया, यानी कि कोई चीज़ होगी 10 रुपये की, उसको 11 रुपये में बेचा होगा। ठीक, थोक व्यापारी क्या कर रहा है, 15 रुपये की यानी 20 रुपये की चीज़ हो 23 रुपये में बेचा होगा। और खुदरा व्यापारी क्या है, 25% का लाभ कमा रहा है, यानी 4 रुपये की 5 में बेच रहा। ये चीज़ पड़ी उसको ग्राहक को 12,650 में। बस आप इसको काट लीजिए, 11 से आप काटेंगे तो ये 115 हो जाएगा और 23 5 115 हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा। और ये चीज़ सारी ऊपर जाके गुना हो जाएगी, 10 गुना 20 गुना 4 गुना 10 यानी 8,000 आ जाएगा। ठीक है, ये जो है वैल्यू आ जाएगी प्रोड्यूसर की, एक की वैल्यू निकालना में। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं कि लास्ट वाली वैल्यू दी है, स्टार्टिंग वाली निकालनी है तो हम स्टार्टिंग वाली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 200 मीटर और 325 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तो एक ही दिशा में चल रही है, तो धीमी रेलगाड़ी कितने सेकंड में। अब देखिए ये क्या है कि रिलेटिव स्पीड वाला सवाल है। क्या है कि इसमें 2 रेलगाड़ी है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि जो 60 किलोमीटर प्रति आवर वाली है वो है आपके 325 मीटर लंबी, और 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो चल रही है वो है 200 मीटर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो तेज गाड़ी चल रही है, वो जो स्लो गाड़ी चल रही है उसको ओवरटेक करेगी कभी न कभी जाके। तो वो कितना ओवरटेक करेगी, जो ये छोटी जो लंबी रेलगाड़ी है जो कम स्पीड से चल रही है उसकी लेंथ करेगी और प्लस अपनी लेंथ, ये दोनों लेंथ जो है वो जो है पार करेगी। ठीक है, और किस स्पीड से करेगी, वो जो दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या है उस स्पीड से वो करेगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये चल रही है 200 मीटर की है। ठीक है, और यहाँ पे उसका इंजन मान लीजिए है, ठीक, ये 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो कहीं यहाँ पे स्टार्ट करेगी इसको ओवरटेक करना। ठीक, तो प्लस ये पूरी दूरी तय करेगी, यानी कि ये पूरी लेंथ हो गई, और अपना ये जो पीछे वाला जो होता है गार्ड वाला डिब्बा उसको क्रॉस करने में यहाँ पे आ जाएगा, तब ये जो है पूरा यहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो ये दूरी और प्लस अपनी लेंथ, ये जो दोनों दूरी जो है वो तय करेगी। ठीक है, तो आपको पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, आपको जो दोनों जो ट्रेन की लेंथ है वो आपको जोड़ लेना सिंपल। तो 200 मीटर लेंथ पहले की हो गई और 300 मीटर जो 325 दूसरी वाली की हो गई, इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 525 मीटर। ठीक है, ये हो गया लेंथ। और इस अब देखिए हमको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान के स्पीड। अब डिस्टेंस तो हमें पता हो गया कि 525 मीटर वो चलेगी, स्पीड क्या होगी, स्पीड जो देखिए अब दोनों एक ही दिशा में चल रही है, यानी 60 किलोमीटर ये भी चल रही है और 78 किलोमीटर पर आवर से ये भी चल रही है। तो अब देखिए दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस जो स्पीड होगा वो कम होगा ना। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट आती हैं तो किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए उनको कम समय लगता है, क्योंकि दोनों स्पीड जुड़ जाती है। ठीक, तो इसी तरह जो है एक ही दिशा में चल रही है, तो आपको क्या करना होगा, रिलेटिव स्पीड निकालना होगा। रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि अगर एक ही दिशा में दोनों गाड़ी चल रही है तो दोनों का स्पीड जो है का डिफरेंस हो जाता है। तो अगर SR मान लीजिए रिलेटिव निकाल रहे हैं तो हम 78 माइनस कर लेंगे 60, ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और हमको लेंथ दिया हुआ टोटल लेंथ L मान लीजिए, या डिस्टेंस उसको कह लीजिए 525 मीटर। अब देखिए जो लेंथ दिया हुआ है मीटर में है और जो स्पीड आई वो किलोमीटर पर आवर में आई, तो हमें क्या करना है कि इसको भी किलोमीटर पर आवर में बदल लीजिए, या फिर जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में चेंज कर लीजिए, कोई एक यूनिट एक बदल लीजिए, एक ही में रहना चाहिए। तो जैसे अगर मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर
बराबर क्या होगा, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। ठीक है, अगर आप इसको काटें तो ये कितना हो जाएगा, 5/18 और मीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू क्या आई, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसी तरह 18 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू कितने मीटर से, बस आप 5/18 का गुणा कर दीजिए, 18 से 18 कट जाए, यानी 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी स्पीड भी आ गई, रिलेटिव स्पीड भी आ गई मीटर पर सेकेंड में। बस आपको क्या करना है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान के स्पीड कर लीजिए। ठीक, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 525 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 5 0 5 5 25, और ये हो जाएगा, अरे सॉरी सेकेंड में आएगा, ये चीज़ सेकेंड में आएगा। ठीक, तो इस तरह जो है डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताइए, ठीक है, कि आया कि नहीं। अब देखिए तीसरा सवाल, 3 मापने वाले टेप क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर है। सबसे कम लंबाई की क्या माप होगी जो सटीक द्वारा जो है नापी जाएगी। तो इस तरह के सवाल में क्या है, आपको सिंपल जो है एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप समझ लीजिए, एलसीएम क्यों निकालते हैं इसका, एलसीएम आप समझिए कि एलसीएम वो नंबर होता है, जिस भी नंबर का एलसीएम अगर निकाला जाए उस नंबर से वो एलसीएम जो है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि मिनिमम क्या लेंथ होनी चाहिए जो कि इस सटीक रूप में, यानी इन तीनों से वो डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब हमें जो है एलसीएम निकालना होगा। अब या तो आप जो है इन तीनों का एलसीएम निकाल के आंसर निकाल लीजिए, या फिर आप देख लीजिए कि इसमें से कौन कौन सा नंबर जो है इन तीनों नंबर से कट रहा है, बस सिंपल आप उसी को निकाल लीजिए। जैसे देखिए अगर 64, 72 और 96, ठीक है, अगर एलसीएम आप निकालेंगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं अब देख रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे इसको अप्रोच करना है। 64, 72 और 96, ये देखिए कि 4 से तीनों नंबर कट रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये ऑप्शन भी 4 से कटेगा। ठीक है, तो अब हमें 4 से काटने के लिए क्या एक नियम ये है कि जो लास्ट के जो 2 डिजिट है किसी भी नंबर का, लास्ट का 2 जो डिजिट है वो 4 से अगर कट गया तो पूरी नंबर जो है 4 से कट जाएगी। ठीक, तो हमको क्या करना है, चेक देखिए, हमको ये चेक करना है कि ये लास्ट में ऑप्शन ए में 76 4 से कट रहा है कि नहीं, 75 कट रहा है कि नहीं, 70 कट रहा है कि नहीं, और 525 कट रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखिए 525 तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये तो इवन ऑड नंबर है, और 4 से कटने के लिए कम से कम ये तो होना चाहिए कि एक इवन नंबर तो होना ही चाहिए। बाद में लास्ट का 2 डिजिट देखा जाए वो तो अलग ही चीज़ है। और ये बी वाला ऑप्शन भी नहीं रहेगा। अब देखिए सी वाले ऑप्शन में क्या 70 4 से कटेगा, 70 4 से नहीं कटेगा, इसलिए सी भी ऑप्शन नहीं है कि पूरी संख्या 570 भी नहीं कटेगी। देखिए 76 4 से कट जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है ए इसका ऑप्शन सही है। ठीक, इस तरह आप जो है ऑप्शन लेके लगा सकते हैं। और बाकी जो है जो मेथड है ट्रेडिशनल वे आपको, तो वो तो है कि आप सिंपल इनका जो है एलसीएम निकाल के आप लगा दीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा। और एलसीएम देखिए कैसे किसी भी जैसे क्वेश्चन दिया हुआ कि हमें कैसे पता चलेगा देखिए उसमें या तो कम देगा या कम से कम देगा या छोटी से छोटी संख्या देगा, इस टाइप का कुछ वर्ड देगा तो आप समझ लीजिए कि उसका एलसीएम निकालना है। अगर बड़ी से बड़ी या बृहत्तम दे दिया, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि उसमें एचसीएफ निकालना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 नंबर कह रहा है कि जूली और राहुल एक कमरे को एक साथ पेंट करने में 12 दिन में उसको पेंट पूरा कर लेते हैं। ठीक है, यदि जूली अकेले कमरे को पेंट करेगी तो 20 दिन में करेगी, और राहुल अकेले करेगा तो कितने दिन में पूछ रहा है। तो कह रहा है कि जूली और राहुल, तो सिंपल क्या करिए आप जूली और राहुल का निकाल लीजिए कि 12 दिन में वो पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ये राहुल है और जूली कह रहा है कि अकेले जो है 20 दिन में कर रही है। तो आप इन दोनों का एलसीएम डायरेक्ट ले लीजिए। एलसीएम इसका आएगा 60। जो ये एलसीएम आता है ये 60, ये होता है कुल कार्य या टोटल वर्क। ठीक है, ये चीज हो गई कुल कार्य। अब देखिए जो
60 कुल कार्य है, यानी 60 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए पेंटिंग कर रहा है तो मान लीजिए कि 60 दीवार को ही पेंटिंग कर रहा है, आप कुछ भी मान लीजिए, यूनिट कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे, ये समझ लीजिए कि 60 कार्य है। ठीक, अब वो जो है 12 दिन में वो कर रहा है, तो अब बताइए कि 12 दिन में टोटल काम उसको पूरा कर रहे हैं दोनों, और 60 काम है तो एक दिन का काम कितना निकलेगा, 5 दिन निकलेगा। आप यहाँ 5 कर लीजिए। ये जो आता है ये इसको बोलते हैं क्षमता या एफिशिएंसी। ठीक है, ये क्या चीज है, ये पर डे का वर्क है। अगर 2 लोग हैं तो दोनों लोग का जोड़ के हो जाएगा कि पर डे वो कितना किए, यानी पर डे अगर 5 काम किए तो 12 दिन में पूरा 60 काम हो जाएगा। ठीक है, और 20 दिन में इसको लग रहा है तो 60 काम टोटल है, और 20 दिन तो पर डे का वर्क कितना हो जाएगा, जूली का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्षमता ये जूली की 3 आ गई, दोनों की क्षमता 5 है, यानी पर डे दोनों मिला के 5 काम कर रहे हैं। पर डे जूली जो है 3 काम कर रही है, तो राहुल कितना पर डे करेगा, सिंपल 5 में से 3 घटा दीजिए, 2 काम करेगा। और कह रहा है कि राहुल को अकेले कितने दिन में पूरा कर पाएगा, तो टोटल काम 60 है, 2 दिन 1 दिन में कर रहा है, 2 काम 1 दिन में कर रहा है, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 60/2 सिंपल 30 दिन। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इस पे और भी क्वेश्चन हम लोग तरह तरह के देखेंगे, बहुत सारे टाइप का बनता है। जैसे जैसे आएगा हम दोस्तों बताते चलेंगे उसको। ठीक है, फिलहाल आप लोग बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी है आपका लाभ हानि का। एक टीवी सेट 16,800 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो नया सेट विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि 20% उस पर लाभ हो। ठीक, तो आप सिंपल इसको क्या करिए, देखिए कई मेथड है इसको बनाने का। ठीक है, लेकिन आप देखिए क्या करिए इसको, जैसे 100 रुपये की चीज़ है, वो 100 रुपये की चीज़ क्या बोला, वो 120 रुपये में बेचा है, 20% का लाभ। ठीक है, 20% हम प्लस कर दें तो प्लस का मतलब लाभ समझिए। अब क्या कर रहा है कि लागत मूल्य उत्पादन लागत जो है 20%, यानी 100 रुपये पहले लागत मूल्य थी, इसमें फिर 20% की वृद्धि कर दिया है। ठीक है, तो 20% की वृद्धि कर दिया, तो अब कितना लागत मूल्य हो जाएगी, 120। अब इसको कह रहा है कि इस पे जो अभी इसका क्या हो गया लागत मूल्य। ठीक, अब इस पे 20% का हमें लाभ कमाना है। ठीक है, तो इस पे 20% का लाभ कमाने के लिए कितना जो है विक्रय मूल्य होना चाहिए, तो 120 का 120% आप लाभ निकाल लीजिए। 120 का 120%, तभी ना लाभ होगा भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144, यानी अब उसको 144 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाके जो है 20% का लाभ होगा। ठीक, अब कह रहा है कि 120 का तो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे देखिए 20% का लाभ जो है बेचा है, तो विक्रय मूल्य क्या था 16,800, तब विक्रय मूल्य क्या था 120 रुपया, तो 120 का जो है यही 16,800 दिया हुआ वैल्यू। अब हमको निकालना है 144 के वैल्यू, तो आप सिंपल क्या करिए, देखिए सिंपल क्या करिए, 120 का वैल्यू तो दे दिया है, हमको 144 निकालना है। ठीक, तो आप क्या करिए, 1 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 1 जीरो यहाँ से काट दीजिए, यानी अब 12 की वैल्यू क्या है 1680 रुपया, हमको चाहिए 144। अब इस 12 में क्या गुना करेंगे 144 आ जाए, 12 का गुना करेंगे, इधर भी 12 का गुना कर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 12 96 9 81, ठीक 20, यानी 20,160 रुपये आ जाएगा नया विक्रय मूल्य। अरे ये वाला सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह से लगा सकते हैं आप लोग जरूर बताइएगा ये सवाल समझ में आया कि नहीं। मैं दूसरा मेथड भी इसमें बता दूंगा। ठीक है, और भी मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो है सबसे आसान मेथड था। आप लोग जरूर बताइएगा कि ये सही समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी और क्यू अलग अलग कार्य को एक काम को 12 और 18 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन वे एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और पी पहले काम शुरू करता है। तो अब देखिए सिंपल सवाल है, जैसे जैसे देखिए कह रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। सवाल आप समझिए क्या कह रहा है, उसके बाद उसी हिसाब से आप करते चले जाइए। कह रहा है कि पी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और क्यू किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो हमें कुल कार्य निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम हो गया 36, यानी टोटल कार्य क्या हो गया 36।
अगर P का जो है 12 दिन में कर रहा है तो पर डे का वर्क कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 36 में 12 का डिवाइड कर दीजिए। Q 18 दिन में कर रहा है तो 2 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि एक एक दिन करके, एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और P पहले शुरू करता है, यानी पहले P आया, पहले दिन किया तो पहले P आएगा, पहले दिन करेगा तो कितना काम करेगा, 3। ठीक, अब छोड़ दिया वो। अब दूसरे दिन कौन आएगा, Q आएगा, तो Q कितना करेगा दूसरे दिन, 2 काम करेगा, यानी टोटल काम कितना हो गया, 5 काम। ये कितने दिन में हुआ, 2 दिन में। ठीक, यानी 2 दिन में 5 काम हो गया। हमको करना है 36 दिन। अब आप जो है 5 काम हो गया, 36 काम करना है, ऐसा जो है डिवाइड करिए, ऐसी इतना 5 का इतना बार ले जाइए कि 36 से वो कम रहे, यानी कि 35, यानी 7 बार जाएगा, यानी 35 काम हो जाएगा, यानी 7 बार जाएगा तो इधर भी 7 का गुना होगा, यानी 14 दिन हो जाएगा। ठीक है, अब 35 काम हो गया 14 दिन में, हमको करना है 36 काम, कितना काम बचा, 1 काम बचा। अब ये बताइए कि 14वें दिन लास्ट में किया होगा Q, क्योंकि जोड़ा चल रहा है भाई। पहले दिन देखिए 3 किया, दूसरे दिन 2 किया, तो फिर तीसरे दिन कौन आएगा, P आएगा, यानी जोड़े के बाद जो है नेक्स्ट डे कौन आएगा, Q आएगा। यानी हमारा जो 7 दिन का जोड़ा हो गया और अगले दिन जो है 7 का जोड़ा हो गया, यानी 14 दिन हो गया, यानी 15वें दिन कौन आएगा, P आएगा। ठीक, उसके लिए कितना काम बाकी है, 1 काम बाकी है, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 दिन पर डे का काम है, यानी वो 1/3, यानी कि 1/3 दिन में काम कर लेगा। 1/3 दिन का मतलब क्या हो जाएगा, एक दिन का 24 घंटा, तो 1/3 का कितना हो जाएगा, 8 घंटे, यानी 8 घंटे में वो 1 काम पूरा कर लेगा। लेकिन हमको ये भिन्न में ही दिया हुआ है, तो आप सिंपल कर लीजिए, 14 से 1/3 दिन। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं इसको। सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये है DI का क्वेश्चन। कह रहा है कि 5 फर्म द्वारा उत्पादित अंडों की संख्या दी हुई है। 5 फर्म है, LMNOP ये फर्म का नाम है, और इधर वर्ष दिया हुआ है, और ये चीज़ जो दी हुई है ये सब अंडों की उत्पादन संख्या दी हुई है। ठीक, तो आप क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। 2020 में फर्म M, यानी ये M हो गया, 2020 ये वैल्यू हो गई, और फर्म P फर्म ये हो गया, 2020 में ये हो गया। उत्पादित अंडों का क्रमशः अनुपात क्या है, तो बस 768 और 864 का निकाल लीजिए। बारह से काट दीजिए इसको, 12 छक 72 और 12 चौक 48, 12 84, 12 दूना 24, 8 9 72, 8 से काट दीजिए, 8 8 64, 9 72, 8 संबंधी 9 आ रहा है। ठीक, ये रेशियो है, सिंपल, कुछ करना नहीं है भाई इसमें। आप लोग कैलकुलेशन वगैरह कर लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन मेरा वीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक है, मेन हमारा फोकस है कंसेप्ट पे, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह तो होता रहेगा। एक कार डीलर कह रहा है कि 8% की साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बैंक से 20,000 रुपये लेता है, और 2 वर्ष के अंत में पूरा ऋण चुकाना है, तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो आप सिंपली देखिए, साधारण ब्याज का सवाल है, हमने कहा था कि टोटल परसेंट आप निकाल लीजिए कि कितना हुआ, तो ब्याज कितना हो गया, 16%। ठीक, अब ये कह रहा है कि पूरा ऋण चुकाना है। पूरा ऋण क्या हो गया भाई, जितना वो पैसा लिया है, यानी 20,000 लिया है, और प्लस कितना ब्याज, ब्याज भी तो देगा, ये पूरा उसको देना होगा बैंक को ना। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कितना चुकाना पड़ेगा, यानी 16% तो वो ब्याज देगा ही, और 100% क्या है उसका ऋण, यानी टोटल कितना हो गया, 116% देगा वो, और 116% किसका, 20,000 का। ठीक, तो बस आप इसका निकाल लीजिए, 12 2 कम 2 3, 23,200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आप लोग आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। सिंपल है। आप अगर इसमें थोड़ा कुछ दिक्कत आपको आ रही है तो सिंपल क्या करिए आप कि पहले इंटरेस्ट निकाल लीजिए, ब्याज कि ब्याज कितना हुआ उसका। ठीक है, ब्याज कितना हुआ, ब्याज 2 साल के लिए 16% हो गया। 16% किसका निकलेगा,
यहाँ पे 16% किसका निकलेगा? 20,000 का। तो 16 दूना 32 यानी 3200 रुपया हो जाएगा। और 20,000 प्लस पहले का लिया है, ठीक है, 20,000 में 32 से जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा 23,200 रुपया। इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक। अगर आप भिन्न में निकालना चाहते हैं तो भिन्न वाला भी बता देता हूँ आपको कि अगर देखिए 8% जो है उसका ब्याज दर है, 8% का मतलब कितना हो जाएगा? 2/25। भाई 8 को क्या करिए, 8/100 कर लीजिए और 4 से काट दीजिए, 4 25 हो गया ना, 2/25। यानी इसका क्या मतलब हुआ? 8% ब्याज है तो क्या मतलब हुआ कि 25 रुपया अगर मूलधन है तो 2 रुपया वो ब्याज दे रहा है, ठीक है। 25 रुपया अगर मूलधन है उसका तो 2 रुपया ब्याज दे रहा है। तो 1 साल का वो भी, तो 2 साल का कितना ब्याज हो जाएगा? 4 रुपया हो जाएगा, ठीक। तो 2 साल कितना ऋण देगा वो? 25 रुपया मूलधन और 4 रुपया ब्याज, यानी 29 रुपया, ठीक। और 25 की वैल्यू कितनी है? ये है 20,000। तो कितने गुना बैठा? 25 अट्ठे 200 होता है, 800 गुना बैठा। इसको भी 8 9 72, 8 दूना के 16 और 7 23,200 आ गया, ठीक है। तो आप किसी तरह से भी लगा सकते हैं। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एक मेथड नहीं, 4-5 मेथड, हर सवाल का 4 से 5 मेथड है। लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि एक ही मेथड पे आप लोग अपना कमांड बनाइए, ठीक है। हम तो समझाने के लिए सब जितना भी हो सकता है मैं मेथड बता देता हूँ, ठीक। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर ये DI का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न दंड आलेख में 5 साल में 2 खेलों का नाम दिया हुआ है, फुटबॉल और क्रिकेट है, ठीक है, और विभिन्न कॉलेज के भाग लेने वालों की संख्या है। कह रहा है 2019 और 20 में क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वालों की कुल संख्या। सिंपल आपको जोड़ना है 2020 में और 19 में। देखिए 19 में ये होगी संख्या, इसको आप जोड़ लीजिए दोनों को, और 20 में इन दोनों को जोड़ लीजिए, जो भी आएगा आप आंसर निकाल लीजिए। जैसे ये है, ये 90 हो जाएगा, ये कितना है, ये आपका 30 हो जाएगा, ये है 25 नहीं, ये हो जाएगा, ये 30 है, ये 35 है, और ये भी 35 है। 35 35 70, 35 35 70 हो जाएगा, और 300 190 आना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, यही करना है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3 संबंधी 4 दिया हुआ है, ठीक है, और आयतन दिया हुआ है इसका वो। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, यानी स्लैंट हाइट। तो आप लोग देखिए शंकु क्या है, शंकु इस टाइप का शेप होता है, 3D शेप, कोन टाइप, कोन ही को शंकु बोलते हैं। तो नीचे जो होता है वो उसका सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन, ठीक। अगर आप इसको करें तो ये इसकी हाइट हो जाती, ये इसकी रेडियस हो जाए, ये इसकी हाइट हो गई, ये जो लेंथ होती है ये होती है स्लैंट हाइट, यानी इसकी को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो आप अगर देखिए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा तो क्या करना होगा, L स्क्वायर आप लगा दीजिए पाइथागोरस, H स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। तो कुल मिला के हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो H और L R जो है निकालना हमें, ठीक है। तो H और R कैसे निकालेंगे, उसके लिए दिया हुआ है। कह रहा है कि अब देखिए आयतन क्या होता है शंकु का, आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर और H ठीक, ये दिया हुआ है 301.44। अब त्रिज्या और जो है ऊंचाई में रेशियो दिया हुआ 3:4, ठीक है। त्रिज्या और ऊंचाई में दिया हुआ रेशियो 4। तो या तो आप जो है सिंपल इसको जो है x इक्वल टू x मान लीजिए, यानी एक त्रिज्या 3x हो गई तो ऊंचाई 4x हो गई, ये यहाँ पे रख लीजिए और x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी तो r और h निकल जाएगा, RH निकल जाएगा। तो उसी तरह जो पाइथागोरस लगा के अपना जो है L निकल जाएगा, ठीक। तो 1/3 अगर आप करें, और कह रहा है कि पाई की वैल्यू क्या लेना है 3.14, और R कितना है 3, यानी 9x स्क्वायर हो जाएगा,
और h कितना है 4x 301.44। अगर आप इसको काटें तो आप जो है कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। ये आएगा x³ बराबर 8 आएगा, तो x इक्वल टू आएगा 2। ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 आएगा और x बराबर 2, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, तो रेडियस कितनी हो गई 3x माने हमने, तो 6 हो जाएगी और h कितना हो जाएगा 4x यानी 8 हो जाएगा। तो आप देखिए कि 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है ये। ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, सिंपल है 10। ठीक, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है कि एक कॉलेज विद्यार्थी है, अपने पॉकेट मनी का 75% खर्च करता है और पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि हुई, इसके खर्च में भी 15% की वृद्धि होगी, बचत में कितनी वृद्धि होगी। अब देखिए 75% खर्च करता है, इसका मतलब कि 75% को अगर भिन्न में आप बदलें तो 3/4 होगा, यानी 4 रुपया उसको पॉकेट है तो 3 रुपया खर्च कर रहा है और 1 रुपया वो बचा रहा है। ठीक, अब कह रहा है पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि। अगर ये पॉकेट मनी है, ये खर्च है, ये बचत है, तो पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि यानी 4 का जो है वृद्धि कर लीजिए 20%, यानी 120% निकाल लीजिए इसका। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.8। और कह रहा है कि खर्च में भी 15%, यानी खर्च 3 पहले था, इसमें भी 115% निकाल लीजिए इसका, 15% की वृद्धि हो गई तो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 1 = 4, 3 × 1 = 3, यानी 3.45 आ जाएगा। अब ये कितना बचेगा, अब देखिए इसका पॉकेट मनी 4.8 हो गया, खर्च 3.45 हो गया, तो अगर आप जो है उसका सेविंग बचाएं तो ये हो जाएगा 1.35, यानी पहले 1 रुपया बचा था, अब 1.35 बचा रहा है, यानी सीधा सीधा दिख रहा है कि 35% जो है अब बचेगा, उसकी वृद्धि जो है बचत में 35% की हो गई। ठीक, आसान सवाल है, आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो मैं दूसरा मेथड भी इस पर मैं जो है आप लोग को बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये सबसे शॉर्ट मेथड है। देखिए क्या कह रहा है 12वां सवाल कि वार्षिक रूप से किस 8000 की धनराशि 2 वर्ष में 904.2 रुपये का चक्रवृद्धि प्राप्त होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 1000 रुपया है हमारा और 10% का अगर चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 2 साल के लिए अगर निकालना है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो देखिए इसमें कई मेथड है। ठीक, एक तो फार्मूला है उसको तो छोड़िए, लेकिन अगर आप जो है रेशियो के मेथड से लगाएं आप, तो रेशियो के मेथड से क्या होता है, देखिए 10 रुपये की चीज़ है, 10% का ब्याज क्या है, 10 रुपये की चीज़ है, वो क्या है 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, यानी 10 रुपया अगर मूलधन है तो 1 रुपये का ब्याज हो गया। ठीक है, तो इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में क्या है कि ये तो 1 रुपये तो हर साल जो है बराबर रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि इस पे जो है सक्सेसिव रेशियो का जो है लगता है। जैसे कि अगर 10 का 11 हो रहा है पहले साल, तो दूसरे साल 10 का 11 कर लीजिए, तीसरे साल 10 का 11 फिर हो जाएगा। तो अगर 2 साल का सपोज कर लीजिए, 2 साल का हमको निकालना है। ठीक, तो 2 साल का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। ठीक, तो अब 100 रुपये की चीज़ अब क्या हो गई 121, यानी 21% बढ़ गया, यानी ब्याज क्या हो गया 21% हो गया, जबकि 10% ही ब्याज दर है। अगर साधारण ब्याज निकालना होता तो क्या होता, दूना करते 20% साधारण ब्याज निकलता, लेकिन देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया 21% हो गया। तो ये सक्सेसिव रेशियो है। इसमें सक्सेसिव रेशियो देखिए सक्सेसिव छूट पे भी आता है, आप देखेंगे पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, उस सक्सेसिव छूट भी आती है, सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, या फिर पॉपुलेशन वृद्धि कभी कभी होते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तो उसमें भी सक्सेसिव का ही कंसेप्ट लगता है। इसी तरह सेम जो है जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें भी सक्सेसिव का रेशियो कंसेप्ट लगेगा। अगर 3 साल का है, देखिए सपोज कर लीजिए, तो 3 साल के लिए फिर 3 कर लीजिए, यहाँ पे आप 3 कर लीजिए सिंपल, तो 10 × 11, तो ये हो जाएगा 1000,
और ये हो जाएगा 1331 रुपया। ठीक है, तो ये 3 साल का हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया, 31% हो गया, सॉरी 33.1% हो गया। ठीक है, क्योंकि 1000 पर 331 रुपया मिल रहा है, तो 33.1% का जो है चक्रवृद्धि ब्याज मिला। अगर साधारण ब्याज निकालना होता तो 30% ही मिलता, जबकि यहाँ पे 33.3%, 3.1% ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि ब्याज पे ब्याज मिलता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बताना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे देखिए, अगर 2 साल का है तो आप सिंपल देखिए 2 साल में क्या निकल रहा है कि 2 साल के लिए क्या हो रहा है, इसको आप मिटा दीजिए। 2 साल में क्या हो रहा है कि जो रेशियो है उसका स्क्वायर हो जा रहा है, यानी 10 गुणे 10 हो जा रहा है इधर, और इधर जो है 11 गुणे 11 121 हो जा रहा है। अगर सपोज कर लीजिए कि ये चीज़ न दी हुई होती, रेशियो न दिया होता, और आपको ये दिया होता कि 100 रुपये की चीज़ जो है उस पर 21 रुपया आपको ब्याज मिला, तो ब्याज दर बताइए, तो आप क्या करते, 100 रुपये की चीज़ है, 2 साल के लिए 21 रुपया ब्याज मिला, यानी कितना हो जाएगा, मिश्र धन 121 हो जाएगा। तो मूलधन और मिश्र धन का रेशियो क्या हो जाएगा, 121। अब 2 साल के लिए है तो यानी 2 बार गुणा किया होगा। अगर हमको रेट निकालना है, अगर वापस हमको जाना है तो क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। ठीक, तभी तो ये 10 और 11 आ जाएगा, यानी 1 का 10 पे यानी 10% का ब्याज निकल गया। ठीक है, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। अगर 3 साल का है तो आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, 3 साल का अगर मूलधन और अगर ये दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, तो बस उसका रेशियो और क्यूब रूट निकाल लीजिए, 3 साल का जो है निकल के आ जाएगा। ठीक, इसी तरह ये जो दिया हुआ है 2 साल का दिया हुआ है कि कोई धन जो है 8000 रुपया है और 904.2 रुपये उसको चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, 904.2 चक्रवृद्धि ब्याज, तो मिश्र धन कितना हुआ, 8000 और 904 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8904.2। ठीक है, ये चीज़ 2 साल की आई। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा हमको, 2 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, और यहाँ हो जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 पच्चीस 10, 2 दूना 4, 2 कम 2। ठीक, यानी ये 2 साल की ये रेशियो आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर जो है स्क्वायर हुआ होगा, तो हमको इसका अंडर रूट लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा आपका 221। ठीक है, नहीं, एक सेकेंड, ये होगा 211, सॉरी। ठीक, 211। ठीक, इसका अगर आप अंडर स्क्वायर रूट लेते हैं तो 211 आएगा। ठीक, यानी 200 रुपये की चीज़ पे आपको 11 रुपये का ब्याज मिला, तो बस आप निकाल लीजिए 100 पे गुना करके, ये कितना आ जाएगा, 5.5% आएगा ब्याज दर। ठीक, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों नहीं आया तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मतलब कई मेथड है, मैं अलग अलग मेथड ट्राई करके कोशिश करूँगा कि आप लोग को समझा दूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 3.2√2 का स्क्वायर और 3-2√2 का मध्यानुपाती, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीन रेशियो। आप लोग जीपी पढ़े होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या होता है कि जैसे एक जो है पिछला नंबर का कोई फिक्स कॉमन रेशियो से गुना होता है, तो वो जो है एक फिक्स जो है टर्म बनता जाता है। उसी हिसाब से ही है कि अगर आपको मीन रेशियो निकालना है, जैसे मान लीजिए कि अगर ए और बी का मीन रेशियो निकालना है हमें, तो बीच में कोई यहाँ पे ये जो चीज़ होती है, मान लीजिए एक्स है, तो एक्स का होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है ए इंटू बी। ये फार्मूला होता है कि अगर ए बी है कोई नंबर, अगर उसका मीन रेशियो निकालना है तो मीन रेशियो का स्क्वायर बराबर होता है दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर इसका मीन रेशियो निकालना है आपको,
तो सिंपल क्या करिए आप कि दोनों का गुना करके स्क्वायर रूट ले लीजिए। जैसे 3 10 प्लस 2√2 है तो स्क्वायर है, गुना हो जाएगा 3 माइनस 2√2 स्क्वायर है, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट हो गया तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा 2√2 और माइनस 3 माइनस 2√2 ये हो जाएगा 9 माइनस 8 1 यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, ठीक है। मीन रेशियो यही होता है कि जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए आप। अब देखिए सरल कीजिए, लिखा हुआ है ये तो सिंपल इसको आप क्या करना है, सिंपल बोडमास का सवाल है, ये हो जाएगा 3 गुना 4 प्लस 2.5 है ये गुना 4 डिवाइडेड बाई ये है तो ये हो जाएगा 8 माइनस 10। अब देखिए इसको 1/2 किए हैं, देखिए 4 डिवाइडेड बाई 0.5 है तो ये क्या हो जाएगा 4 और अगर करें तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक। 0.5 को क्या लिखेंगे 1/2 और ये करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये 8 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ इसको। अब बस सिंपल 25 8 ये 200 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 4 3 12 और 10 22, ठीक। इसका 22 आंसर हो जाएगा। कह रहा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या पहले आप निकाल लीजिए। देखिए एवरेज क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 10 अभाज्य संख्याएं हैं और उनका सम कर लीजिए और बस उसी को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा सम, अब तो पता होना चाहिए कि क्या है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने से कटे या फिर एक से कटे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 17 19 23 और 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। 3 2 5 5 10 ये हो जाएगा 10 13 7 20 20 10 30 हो गया और ये हो जाएगा आपका 40 30 70 और ये हो जाएगा आपका 40 110 110 और 20 129 आना चाहिए। देख लीजिएगा 129 मेरे हिसाब से जोड़ने पे आ रहा है, 10 से डिवाइड करें तो 12.9 आ जाएगा, इसका आंसर ये है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू क्रमशः बिंदु ए से बी तक एक ही समय पर 32 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर घंटा से चलना शुरू करते हैं। यदि यात्रा को तय करने में पी को क्यू से 15 मिनट अधिक समय लगा तो ए बी की दूरी। अब देखिए ए और बी 2 पॉइंट हैं, पी यहां से चला जिसका स्पीड क्या है 32 किलोमीटर पर आवर, क्यू है इसका क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो क्यू जाहिर सी बात है कि स्पीड इसकी ज़्यादा है तो कम समय लगेगा, क्यू की स्पीड कम है तो ज़्यादा लगेगा क्योंकि पी 15 मिनट ज़्यादा ले भी रहा है, ठीक। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो एक तो ये है कि आप सिंपल जो है डी बराबर टी ये सब मान के कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हमको करना क्या है, देखिए एग्जाम में कैसे करना है हमको कि ये डी वाली डिस्टेंस क्या है, जो स्पीड का रेशियो होता है उसके ठीक अपोजिट क्या होता है टाइम का रेशियो होता है, ठीक है। हमने पढ़ा भी था कि अगर डी कांस्टेंट है डिस्टेंस कांस्टेंट है
तो S इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है T के। ठीक, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको, हमें जो वैल्यू दी हुई है उसी के हिसाब से निकालना। हमें दिया हुआ स्पीड, यानी अगर P और Q में स्पीड का रेशियो निकालें तो ये 32 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। 8 चौका 32, 8 पचे 40, यानी 4:5 का आ रहा है। ठीक है, स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? ठीक उल्टा हो जाएगा, इसके इन्वर्स होता है, यानी 5:4। यानी 5 P ले रहा है तो Q कितना लेगा? 4 लेगा। ठीक, यानी P यहाँ पे कितना ज़्यादा ले रहा है? 1 ज़्यादा ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कि 15 मिनट ज़्यादा ले। एक वैल्यू क्या है? 15। कितने गुना बैठा? 15 गुना पे। तो 4 का भी 15 गुना कर दीजिए, 60 हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा। इसका भी 15 गुना कर दीजिए, 75 मिनट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये 60 मिनट वाले को पकड़िए, क्योंकि 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक, और 1 घंटा में जो ये Q की स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अगर आप जो है P वाला भी पकड़ेंगे तो आप क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम को गुना करना पड़ेगा, यानी 32 गुणा 75/60 करना पड़ेगा। 15 पचे 75, 15 चौको 60, 4 8 32, 8 पचे 40। ठीक, इस तरह निकालना पड़ेगा। लेकिन हमने जो देखा कि खुद ही दे दिया हुआ है कि 1 घंटे में Q की स्पीड 40 है, 40 किलोमीटर पर आवर के मतलब 1 घंटे में 40 चल रहा है। अब 1 घंटा इसको समय लग रहा है, तो यानी 40, 1 घंटे में 40 चलेगा। ठीक, सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? नेचुरल नंबर। ठीक, तो नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 से चालू होता है, 1 2 3 4 इसी तरह इनफाइनाइट तक, ये सब नेचुरल नंबर है। ठीक, अब इनको क्या कह रहा है कि इनका औसत क्या होगा? तो औसत क्या होगा कि आपको जो है जितने जो है इसमें आएगा उसको जोड़ना है, जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम करना है, और बटे क्या करना? नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी 69 है तो 69 से डिवाइड करना होगा, वही औसत आ जाएगा। ठीक, तो एक तो ये तरीका है कि आप देखिए कि 1 से 69 तक के प्रथम नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे कि 1 2 3 4, ये हो जाएगा 69 तक। इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक, सम निकाल लीजिए और 69 में डिवाइड कर दीजिए, वो औसत आ जाएगा। तो अगर इसको आप जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए ये जो है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, AP। ठीक है, क्यों बन रहा है? क्योंकि देखिए 1 2 कॉमन डिफरेंस जो है 1 है, तो सम आप क्या होता है? सम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म 69 है, और ये 2a प्रथम टर्म 1 है, n फिर 69 है, d जो है 1 है कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो इस तरह से आप s निकाल सकते हैं। तो सम आप लोग निकाल लीजिएगा और उसमें क्या करना है? आपको 69 का भाग दे देना है, बस सिंपल निकल जाएगा। तो ये तो रहा बताने वाली बात कि क्या ऐसे लगेगा। लेकिन हमको एग्जाम में क्या अप्रोच करना है? एग्जाम में देखिए, जब कोई जैसे क्रमागत संख्या है, ये क्रमागत संख्या ही है, प्रथम 69 का मतलब हो गया क्रमागत संख्या। जब कोई क्रमागत संख्या होती है तो उसका जो है जो मिडल वाला जो होता है भाग, वही जो है औसत होता है, मिड टर्म जो होता है। जैसे अगर 1 से 69 के बीच हम निकाले हैं तो ये क्रमागत ही संख्या है, कंजिक्यूटिव नंबर है, क्योंकि एक के बाद एक आ रहा है, +1 का इनका डिफरेंस है। ठीक है, तो जो भी मिडल नंबर इसका आएगा वही इसका औसत होगा। ठीक, एक तो रही ये बात एक निकालने की। दूसरा तरीका क्या है कि अगर कंजिक्यूटिव नंबर है, उसमें या तो 2 का भी डिफरेंस हो सकता है या फिर 10 का भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, वो डिफरेंस का मैटर नहीं है, लेकिन डिफरेंस जो है एक कांस्टेंट होना चाहिए। तब जो है आपको वो मिडल जो नंबर आएगा, मिड टर्म आप निकाल लीजिए, वही जो है उसका जो है औसत आएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप फर्स्ट और लास्ट ये दोनों नंबर को जोड़ लीजिए और डिवाइड बटे के 2 कर लीजिए, वो भी आपका जो है औसत निकल जाएगा। जैसे इसमें लास्ट टर्म 69 है, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, तो 69 और +1 बटे के 2 कर लीजिए, ये औसत आएगा। या फिर सेकेंड लास्ट ले लीजिए और दूसरा वाला ले लीजिए, इधर क्या आ जाएगा? 68
68 और 2 जोड़ लीजिए, या फिर थर्ड लास्ट ले लीजिए और तीसरा वाला जोड़ लीजिए, ये भी। तो मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो औसत तो आप लोग ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको बीच वाला टर्म निकालना हो गया तो कैसे निकलेगा। तो देखिए 1 से 69 में क्या है, 69 टर्म है, 1 है, 2 है, 3 है और इसी तरह 69 है, ठीक। तो हमको अगर मिडल टर्म निकालना है, जैसे अगर ऑड नंबर है, टर्म जो है ऑड है, जो टर्म जो है ऑड है, तो क्या होता है n+1/2, यानी क्या हो जाएगा 69 और +1/2 यानी 70/2 यानी 35वां टर्म, ये टर्म आता है, ठीक है। ये जो है टर्म आएगा 35 टर्म आएगा, ठीक है, यानी 35वां टर्म जो है वो औसत होगा। अब जाहिर सी बात है कि इसमें 35वां टर्म 35 ही आएगा, इसलिए जो है इसका आंसर 35 हो जाएगा, ठीक। अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे अगर दे दिया होता कि हमको प्रथम जो है 70 का निकालिए, तब क्या होता। आप देखिए अब जो टर्म की संख्या क्या होगी 70, इवन नंबर हो गई। तो इवन नंबर में 2 जो है आपका जो है मिड टर्म आता है। एक तो हो गया कि n/2 और एक होता है n/2 + 1, यानी n क्या हो गया 70, यानी 70/2 यानी 35 और 35 + 1 36, यानी 35 और 36 के बीच का नंबर आएगा, ठीक। तो 35 और 36 के बीच का क्या नंबर आएगा, 35-36 बीच के मतलब वो हो जाएगा कि इनका दोनों का जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 36, इसका मध्य क्या हो जाएगा 35.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका औसत क्या हो जाएगा 35.5, ठीक। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या फिर आप अगर 70 दिया तो 70 और 1 जोड़ लीजिए और डिवाइड कर लीजिए, वो भी आ जाएगा 35.5। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा एवरेज का कंसेप्ट। जो क्रमागत संख्या है, या तो आपका सम संख्या भी दे सकता है या फिर आपका विषम संख्या भी दे सकता है, सेम कंसेप्ट लगेगा। अगर आपको कह दिया कि दो जो क्रमागत संख्याएं हैं उनमें जो है डिफरेंस 10-10 का है, जैसे सपोज कर लीजिए 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, इस तरह का भी नंबर दे दिए, वही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट यही चीज़ वहाँ भी लगेगा, ठीक है। तो औसत का यही कंसेप्ट है, ठीक। तो अलग अलग है, मैंने पिछले वीडियो में जो मैथ का बनाया था उसमें वेट का वजन औसत निकाला था, तो वो एक अलग कंसेप्ट है। तो हर तरह का जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा औसत का, मैं उस कंसेप्ट को बताते चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि एक मिश्रण दूध और पानी का है 9.7 का है और दूध की मात्रा जो है 4 लीटर अधिक है। तो देखिए दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ है, 9 है और 7 है, ठीक। यानी अगर 9 दूध है तो 7 जो है पानी है, ठीक। दूध की मात्रा कह रहा है कि 4 लीटर अधिक है। इसमें कितना अधिक है, 2 अधिक है। 2 की एक्चुअल वैल्यू 4 दिया हुआ है, क्या गुना बैठा, 2 गुना। इसको भी 2 गुना कर लीजिए, इसको भी 2 गुना कर लीजिए, 9 दूना 18, 7 दूना 14। अब मिश्रण में दूध की मात्रा पूछ रहा है तो दूध की मात्रा 18 लीटर। अगर पानी की पूछता तो आप 14 कर देते। अगर दूध और पानी दोनों मिला के पूछता तो 18 और 14 जोड़ लेते, या फिर 9 और 7 को जोड़ के दूना कर देते, 9 7 हो जाएगा 16 गुणा 2, ठीक है। कुछ भी पूछे आप जो है निकाल सकते हैं, एक बार रेशियो सेट हो गया, बस आपको उतना मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ये रहा सिंपल सवाल है मिक्सचर का। मिक्सचर के अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, जो भी आगे चल के जो भी देखेंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इतना काफ़ी है। अब देखिए ये कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा की माप जो है 12 सेंटीमीटर है। तो सिंपल आपको क्या करना है, फार्मूला निकालना है। एरिया क्या होता है, एरिया बराबर हो जाएगा √3/4a²। बस a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए और निकल जाएगा, कुछ करना नहीं है। मैं एक दिन बताऊंगा कि ये फार्मूला कैसे आया है, या आप सपोज यहीं पे देख लीजिए। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल का ट्रायंगल का मतलब हो जाता है कि सभी भुजा बराबर, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि ये a है, ये a है, ये भी a है, ठीक। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे और अंदर का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अगर मैं a से ऊपर एक जो है लाइन खींचूँ परपेंडिकुलर, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी।
और यही हाइट जो है इसको डिवाइड करेगी ए बी सी को 2 भागों में, बराबर भागों में, a/2 हो जाएगा। अब आप देखिए कि ट्रायंगल ए, और अगर सपोज कर लीजिए ये डी है, ADB में देखिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, जिसमें आपको ए दिया हुआ है, a/2 भी दिया हुआ है और h निकालना है। h क्यों निकालना है कि हमें एरिया क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो पता है हमें टोटल a, हाइट हमको निकालना है, यहाँ से आप हाइट निकाल लेंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस अंडर रूट हो जाएगा a स्क्वायर बटे के 4, ये हो जाएगा 4 3, तो अंडर रूट 3/2 a हो जाएगा। h बराबर h की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 3/2 a हो जाएगी। अब बस आपको क्या करना है, h की वैल्यू यहाँ रख देना है, 1/2 a तो है ही बेस, और हाइट की स्पीड हो जाएगी, अरे सॉरी हाइट की जो लेंथ हो गई 3/2 अंडर रूट 3/2 a, ठीक। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 का 2 4 हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से ये आ गया फार्मूला, सिंपल फार्मूला है, कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक महिला 3 शेयरों में 3, 4, 5 के अनुपात में 27,600 का निवेश करती है और उस वर्ष के लिए उसके निवेश पर क्रमशः इतने इतने का लाभांश हुआ, कुल लाभांश कितना हुआ। तो देखिए कई तरीका है, लेकिन देखिए सबसे पहले क्या करिए आप कि 3, 4, 5 के अनुपात में वो जो है निवेश कर रही है, 3, 4, 5 के अनुपात में निवेश कर रही हो, तो आप इस वैल्यू को 3, 4, 5 के जो है अनुपात में बांट लीजिए। 3, 4, 5, 5, 9, 3, 12 और 27,600 को 12 से डिवाइड कर लीजिए, और 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6900, ठीक है, और 4 की वैल्यू आ जाएगी 9200 और 5 की वैल्यू आ जाएगी 11,500, ठीक। अब ये अलग अलग जो है वैल्यू जो है 6900 और 9200 और 11,500 निवेश कर रही है, तो इस पे कह रही है कि 20% उसको लाभ प्राप्त हुआ, इस पे कह रही है कि 15% का लाभ प्राप्त हुआ, और इस पे कह रही है कि 5% का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो कुल लाभांश पूछ रहा है, तो बस आप इसका 20% निकाल लीजिए, इसका 15% निकाल लीजिए, इसका 5% निकाल लीजिए और तीनों को जोड़ दीजिए। जैसे 6900 का अगर 20% आप निकालें तो कितना आएगा, 2 9 18, 2 6 12, 1 13, यानी 1380 रुपये आएगा। अगर 9200 का आप 15% निकालें तो ये भी 1380, 15 दूना 30, 15 9 135 और 3 138, ये भी इतना ही आएगा। और अगर इसका 5 निकाल दो, 5 5 25, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5 575 रुपये आएगा, ठीक। तो अगर इसको तीनों को जोड़ देंगे तो बस कितना आएगा, 33 आ रहा है, ठीक है, 33 रुपये आएगा। बस सिंपल सवाल है रेशियो का, ज़्यादा कुछ करना नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और जो नहीं आया आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप लोग यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है मेहनत करिए और एक नौकरी आप लोग अपने लिए पक्का जो है कर लीजिए इस बार, ठीक है।